हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आइजर बार डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज थोड़ी 2 अक्टूबर है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आज 3 आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। तो आइए शुरू करते हैं कोटेशन से। और आज का कोटेशन है रविन्द्रनाथ टैगोर का, गिव मी द स्ट्रेंथ टू नेवर डिसओन द पुअर। जब भी आप वल्नरेबल सेक्शन को हेल्प करने की बात करते हैं या पॉवर्टी एलिमिनेट करने की बात करते हैं, पुअर पीपल के फेवर में बात करते हैं, तो वहाँ पर ऐसे कोटेशंस हमारे काम आ सकते हैं। हम कंक्लूड कर सकते हैं। पेपर 4 में इसका पूरी तरीके से यूज़ हो सकता है, ऐसे राइटिंग में यूज़ हो सकता है। तो मुद्दा ये है कि आपको कितने कोटेशन से याद हो रहे हैं। याद करना बहुत ज़रूरी है कि आप जब आंसर राइटिंग करते हैं तब आपको बहुत सारी चीज़ें याद नहीं आती हैं। तो इसके लिए एक प्रॉपर हमारे पास इसका स्ट्रक्चरिंग होना बहुत ज़रूरी है कि हाउ यू आर राइटिंग योर आंसर इट मैटर्स अलॉट, राइट। तो आज देखिए 3 आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे और उसमें कौन कौन सा आर्टिकल है। पहला तो है राइज ऑफ क्वाड के बारे में है। देखिए बहुत सारे फैक्ट्स आपको पता है इसके बारे में, लेकिन चूंकि आर्टिकल में कुछ नए एंगल से लिखा जाता है तो हम उसको डिस्कस करेंगे। MSP का जो इशू चल रहा है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का क्या है, पंजाब में किस बात के लिए इतना अग्रेशन है, रियलिटी क्या है, आर्टिकल में क्या कहा गया, ये सब हम डिस्कस करेंगे। और वर्चुअल जस्टिस, एक आर्टिकल आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में, जिसमें कि जस्टिस के बारे में डिस्कस किया गया है कि क्या हम पूरी तरीके से वर्चुअल कर सकते हैं चीज़ों को, और अगर वर्चुअल कर दिया जाएगा पूरे जुडिशरी को तो उसमें कितने लोग हैं जिनके राइट्स हैम्पर हो सकते हैं। तो एक अलग एंगल डिस्कस किया गया और क्या क्या लूप होल्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं अभी इस पूरे सेक्शन में, जिसमें हम जब डिजिटलाइज करने की बात करें तो कहाँ कहाँ पर दिक्कतें हैं। तो ये कुछ फैक्ट आपको यहाँ से मिल जाएगा विच विल हेल्प यू, राइट। तो ये जो है MSP वाला इशू, इसमें एक बड़ा सा आर्टिकल है पेज नंबर 1 पर जो एडिटोरियल है, और उसी में एक छोटा आर्टिकल आया हुआ है। तो उन दोनों को कंबाइंड तरीके से हम डिस्कस करेंगे बिकॉज दोनों में ही पंजाब का ही इशू डिस्कस किया गया है MSP को लेकर के। और एक बड़ा सा आर्टिकल है राइज ऑफ क्वाड विच वी आर गोइंग टू डिस्कस। और जो दूसरा वाला पेज है ओपिनियन वाला, वहाँ पे आया हुआ है इसको लेकर के, बॉलीवुड को लेकर के। दैट इज़ नॉट वेरी कंसर्नफुल और वहाँ से बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं है वो आर्टिकल, तो इसलिए हम उसको नहीं करेंगे डिस्कस। तो आइए पहला आर्टिकल देखते हैं। पहले आर्टिकल में हम बात करने वाले हैं क्वाड की। तो क्वाड का सिलेबस से कहाँ से आ जाएगा, ये IR से बेसिकली आ जाएगा। IR में आपको मालूम है, हमने कल भी डिस्कस किया था क्वाड के बारे में, हमने कई आर्टिकल को डिस्कस किया है। इसमें 4 मुख्य देश हैं। कौन कौन है? इंडिया, US, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट कोऑर्डिनेशन या कोऑपरेशन आप कह सकते हैं। क्या रेलेवेंस है क्वाड का आज इंडो पैसिफिक रीजन में या साउथ चाइना सी में या चाइना के डोमिनेंस को काउंटर करने में, ये सब बहुत मैटर करता है। तो आइए इसको डिस्कस करते हैं डिटेल में। यहाँ पे बैकग्राउंड जैसा कि आपको मालूम है, बट मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ कि 6 अक्टूबर को जो क्वाड की एक मीटिंग हुई थी, मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई थी 2 टोक्यो में, वहाँ पर डिसीजन लिया गया कि ऑस्ट्रेलिया को इनवाइट किया जाएगा मालाबार एक्साइज जो होता है उसमें। और मालाबार एक्साइज में ऑलरेडी कौन कौन से देश हैं? इंडिया, US और जापान है। ये पहले बायलैटरल एक्साइज था जो मैंने आपको कल बताया था, इंडिया US के बीच में, और उसके बाद उसमें जापान को ऐड किया गया, जापान ने इसको ज्वाइन किया, और अब पूरी तरीके से ऑस्ट्रेलिया इसमें ज्वाइन करने वाला है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया ने पहले भी इसमें पार्टिसिपेट किया हुआ है, बट आफ्टर 13 ईयर ऑफ गैप 2020 का जो नंबर एक्सरसाइज है वहाँ भी ऑस्ट्रेलिया को वेलकम किया गया है टू पार्टिसिपेट इन दिस मालाबार एक्सरसाइज। अब चूंकि ये जो चारों देश हैं वो कॉमन है क्वाड्रिलेटरल ग्रुप में, क्वाड ग्रुप में, इसीलिए ये कहा जा रहा है कि ये जो कॉम्बिनेशन अब तैयार हो रहा है वो कहीं ना कहीं चाइना को काउंटर बैलेंस करने के लिए क्वाड का एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस या मिलिटराइजेशन आप ये यूँ कह सकते हैं कि इस स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव से भी ये चारों देश सामने आ रहे हैं। नाउ द थ्रेट पोज्ड बाय द चाइना टू इट्स जियो स्ट्रेटेजिक एंड जियो इकोनॉमिक लैंडस्केप। जैसा कि आपको मालूम है, चाइना ने इंडिया की अगर हम बात करते हैं पर्टिकुलरली, या इवन जापान ऑस्ट्रेलिया की भी बात करते हैं, तो जियो स्ट्रेटेजिक और जियो इकोनॉमिक दोनों ही एंगल से ये डोमिनेट करता है इन देशों को। US के साथ भी, जैसे आपको मालूम है कि US के साथ भी पूरी तरीके से खुल करके अभी चाइना सामने है, चाहे वो इकोनॉमिक दृष्टि में देख लीजिए या पावर की होड़ में देख लीजिए, अभी चाइना पूरी तरीके से US को काउंटर करने की कोशिश करता है। तो ये जो एक कॉमन यहाँ पे ग्राउंड मिल गया है चारों देशों को एक साथ आने का और बैलेंस करने का चाइना को, और इसी
तरफ बढ़ता हुआ ये कदम है। हालांकि इसके अलावा भी कई और अपॉर्चुनिटीज़ हैं। किस तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ हैं? मेरीटाइम सिक्योरिटी में कोऑपरेट कर सकती हैं ये सारे देश। इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी, डाटा फ्लोज, राइट, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने में, हेल्थ केयर के सेक्टर में से आपको मालूम है कि यूएस काफ़ी आगे है हेल्थ सेक्टर के मामले में, तो यहाँ से हेल्प लिया जा सकता है। तो ये कुछ ऐसे कॉमन ग्राउंड्स हैं जिस पर ये सारे देश एक दूसरे को कोऑपरेट कर सकते हैं। इट इज़ काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल दीज कंट्रीज़ हेयर। तो ये फैक्ट जो मैं आपको बता रही हूँ इसको आप एग्जैक्टली याद रखेंगे, लिखेंगे। जो कीवर्ड है डाटा फ्लो और इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हेल्थ केयर में इसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने में, साइबर सिक्योरिटी, सारे कीवर्ड्स हैं दैट यू आर गोइंग टू यूज़ इन योर आंसर। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो इंडो पैसिफिक का कॉन्सेप्ट है उसको स्ट्रेंथन करने में, इंडो पैसिफिक रीजन में ट्रेड को कैसे बढ़ाना है, टेक्नोलॉजी बूस्ट कैसे करना है, सप्लाई चेन को और वाइड कैसे किया जाए, ये सब भी एक तरीके से अपॉर्चुनिटी यहाँ से मिल सकता है। एंड एशिया पैसिफिक रिप्रेजेंट्स द ट्रांस पैसिफिक स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक इम्पल्सेस आफ्टर द वर्ल्ड वॉर II was confined to ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया। अब देखिए, जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है कहीं ना कहीं और डेट ट्रैप की जो डिप्लोमेसी है ये अब सबके सामने है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया ही इस कॉन्सेप्ट को बोल रहा है, जबकि बाकी जो देश हैं जो कहीं ना कहीं इस चपेट में आ चुके हैं, जो डेट ट्रैप में आ चुके हैं, इस डिप्लोमेसी में ऑलरेडी फंस चुके हैं, जहाँ पर चाइना का टेरिटोरियल क्लेम्स रहता है, राइट। उसके अलावा जो डिवाइड एंड रूल की स्ट्रेटजी चाइना कहीं ना कहीं अपनाता है। तो ये जो निगेटिव फेस है चाइना का वो अब धीरे धीरे बाकी देशों के सामने भी है, और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि चाइना का ये जो एक यूनिलेटरल तरीके से आगे बढ़ने का और देशों को डोमिनेट करने का अप्रोच है उसको बैलेंस किया जाए, उसको काउंटर किया जाए। एंड ये इंडो पैसिफिक का जो कॉन्सेप्ट है उसको ऑब्वियसली चाइना एक निगेटिव एंगल से देखता है। उनको लगता है कि BRI के लिए पूरी तरीके से थ्रेट है, बिकॉज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है ये एक बहुत की एजेंडा है चाइना का, जिससे चाइना ऐसे बहुत सारे देश हैं जिस पर अपना डोमिनेंस क्रिएट कर पाया है इवन। एंड एक और बहुत जो हिडन एजेंडा है दैट इज़ कि इंडिया को बैलेंस करने में, इंडिया को घेरने में जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है ये बहुत एक बहुत टूल है, एक बहुत बड़ा टूल है चाइना के पास। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, ये जो अभी क्वाड का ग्रुप है इसको क्या बताता है चाइना, बताता है, जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था, एशियान नाटो या फिर इंडो पैसिफिक नाटो कहते हैं। वहाँ के जो ऑफिशियल्स होते हैं वो इसको इंडो पैसिफिक नाटो कहते हैं, राइट। और चाइना इससे पूरी तरीके से खफा होता है कि ऐसा कोई भी अलायंस इस जो पैसिफिक रीजन है और इंडियन ओशन रीजन है यहाँ पे नहीं बनना चाहिए। One can expect China to use the principles and to weaken the Quad. Obviously Quad को कैसे वीक कर सकता है चाइना, इसका इसके भी कई सारे अप्रोच और रीजंस हो सकते हैं चाइना के पास, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि जापान, ऑस्ट्रेलिया, इवन इंडिया बहुत बड़े लेवल पर डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर। और जापान, ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से हैविली डिपेंडेंट है ऑन चाइना, राइट। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का एक्सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा होता है चाइना में, इंपोर्ट भी होता है चाइना से, सेम एज़ जापान की भी यही है कि इकोनॉमिक कपलिंग बहुत ज़्यादा है। और अगर चाइना इकोनॉमिक डीकपलिंग कर देता है इन देशों के साथ तो फिर वो बियर नहीं कर सकते हैं। अब वहाँ पे जो गवर्नमेंट बदल रही है जापान में, अब डिपेंड करता है कि उनका क्या रुख रहेगा चाइना को लेकर के, क्योंकि अभी तक जो शिंजो अबे की गवर्नमेंट थी वो तो स्ट्रिक्ट थी काफ़ी चाइना की इन पॉलिसीज़ को लेकर के, और प्रॉपर प्रो इंडियन गवर्नमेंट आपको दिखता था। अब नाउ लेट्स सी कि जो न्यू गवर्नमेंट है वो किस तरीके से वहाँ पे अप्रोच करती है और क्या उनके एजेंडा रहते हैं। बिकॉज अभी एक एग्रीमेंट हुआ है वियतनाम, फिलीपाइंस के साथ डिफेंस एक्सपोर्ट का, लीड टू सिमिलर एग्रीमेंट विद इंडोनेशिया एंड थाईलैंड। जिस तरीके का थाईलैंड इंडोनेशिया के साथ एग्रीमेंट था उसी तरीके के फिलीपाइंस और वियतनाम के साथ भी हुआ है। ऑस्ट्रेलिया की भी सेम कंडीशन है यहाँ पर। सो इंडियाज़ कंसर्न अबाउट द BRI आर नाउ echoed by several countries and India took the lead in banning Chinese application। तो इंडिया ने ये पहला कदम उठाया चाइनीज़ एप्लीकेशन को बैन करने का, और बाकी सारे देश भी जो कंसर्न है जो चाइना के द्वारा कहीं ना कहीं डोमिनेट किया जा रहा है उनको, उसको समझ रहे हैं। और ऐसे में क्वाड्रिलेटरल डायलॉग जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। इंडिया ने कई सारे स्टेप्स लिए हैं इन दिनों, जैसे कि एक तो RCEP को ज्वाइन करने से मना कर देना,
चाइनीज़ एप्लीकेशन को बैन कर देना, ऑस्ट्रेलिया को मालाबार रेडियो एक्साइज में इनवाइट करना, ये सारे ऐसे स्टेप्स हैं जो ये साबित करते हैं या शो करते हैं कि इंडिया पूरी तरीके से चाइना सेंट्रिक जो सप्लाई चेन है उसको रोकना चाहता है और सप्लाई चेन को और वाइड करना चाहता है। इसके अलावा चाइना का जो डोमिनेंस है उसको काउंटर करना चाहता है। एंड रेजिलियंट सप्लाई चेन इनिशिएटिव इन्वॉल्विंग इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया फोकस्ड ऑन की सेक्टर, तो फार्मास्यूटिकल, सेमीकंडक्टर, ऑटोमोबाइल और टेलीकम्युनिकेशंस, इन सारी जगह पे जहाँ पे चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है इन देशों की, उसको कैसे काउंटर किया जाए, ये अब अगला एजेंडा होना चाहिए। एंड इसमें यूएस, फ्रांस, ब्रिटेन, कई ऐसे देश हैं जो एक साथ आ सकते हैं, जो हिस्टोरिकली इन्होंने काफ़ी अपना रोल प्ले किया है इन चीज़ों में। एंड चाइनाज प्री पोस्टरस क्लेम दैट आइलैंड बिल्डिंग as free and militarization of the oceans space continue to grab headlines। इसके अलावा अब चाइना की जो पॉलिसीज़ है वो कैसी रही है, तो चाइना का आर्टिफिशियल आइलैंड क्रिएट करना साउथ चाइना सी में, वहीं दूसरे देशों का जो क्लेम है साउथ चाइना सी में उसको हैम्पर करना, उसको अपने कब्जे में ले लेना, फिर अंक्लॉज के रूल्स को वायलेट करना, उसके बाद आईसीजे के द्वारा कहे गए जो वर्डिक्ट हैं उसको ना मानना। तो ऐसे कई सारे चाइना के स्टेप्स रहे हैं जो बहुत ही एग्रेसिव स्टेप रहे हैं और वो जो एशियन कंसेंसस है उसके भी खिलाफ जाते हैं, जो वहाँ की सिक्योरिटी है उसके खिलाफ जाते हैं। And now US position on the South China Sea is now fully in align with the PCA, जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल ने अवार्ड किया 2016 में, उसके साथ हैं पूरी तरीके से। जो यूएस का पूरा अपना एजेंडा है, ऑब्वियसली आप कह सकते हैं कि चाइना के अगेंस्ट में है अभी फ़िलहाल, अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है। जो गवर्नमेंट वहाँ पे बदलती है तो फिर देखते हैं क्या कैसा रहता है। इंडियन ओशन की बात करें तो चाइना का डोमिनेंस एज यू नो ग्वादार पर डोमिनेंस है, जिबूती में अपना बेस बनाया है चाइना ने। इसके अलावा साउथ एशिया से लेकर के गल्फ रीजन, लिटोरल अफ्रीका तक चाइना ने अपने प्रेजेंस को पूरी तरीके से बढ़ाने की कोशिश की है। और ये ऐसी चीज़ें हैं, चाइना का जो अप्रोच है वो इतना सॉलिड है या इस तरीके से बढ़ता जा रहा है कि अब ये जो क्वाड कंट्रीज़ हैं इनको एक रियल और स्ट्रॉन्ग स्टेप लेने की ज़रूरत होगी, अपने आप को इंडिपेंडेंट करने की ज़रूरत है इस समय में। द क्वाड हैविंग स्कॉन्ड इटसेल्फ एज अ कोर ऑफ द फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक विजन, जो FOIP का कॉन्सेप्ट है, हमने इसको पहले डिस्कस भी किया था। फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक विजन जो है नाउ नीड्स टू डेफिनेट ब्लूप्रिंट इन द ऑर्डर टू हैव मीनिंगफुल इम्पैक्ट। इसका एक प्रॉपर ब्लूप्रिंट तैयार होना चाहिए और उसको आपको रियल मायने में इम्पैक्टफुल करना होगा कि जो इंडो पैसिफिक रीजन है यहाँ पर किसी भी एक पावर का डोमिनेंस ना हो, फ्री हो, वहाँ पे सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से पूरा हर किसी के फेवर में बात होता हो। एंड Quad Plus format should cater the region economic needs including infra, connectivity and capacity building। तो क्वाड का जो क्वाड या क्वाड प्लस की जब आप बात करते हैं, क्वाड प्लस में आपके साउथ कोरिया को ऐड करने की बात हो रही है, तो क्वाड प्लस या फिर क्वाड का जो रेलेवेंस है वो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो कई सारी जगह में इसका रेलेवेंस है, चाहे इंफ्रा पर बात कर लें, कनेक्टिविटी पर बात कर लें, कैपेसिटी बिल्डिंग के टर्म्स में बात कर लें, साइबर सिक्योरिटी को इन्हांस करने में बात कर ले, तो इनका रेलेवेंस हर जगह पर बहुत ज़्यादा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, चाइना फैक्टर है इसमें। एंड देयर इज अ स्कोप टू कन्वीन अ फ्यूचर क्वाड मीटिंग इन 2+2 फॉर्मेट। Joint statement by the 4 countries next meeting quad would also help the consolidated gain made so far। अगला आर्टिकल देखते हैं, फार्म बिल पॉलिटिक्स नाउ थ्रेटन्स टू कॉम्प्लिकेट द प्रोसेस। सिलेबस में कहाँ पर आ जाएगा, सिलेबस में आप इसको पहले तो जीएस पेपर 3 में भी रख सकते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर से ज़्यादा बड़ा ये सोशल इशू का मुद्दा है, तो हो सकता है कि ये आपके फार्मर के लिए पूछ लिया जाए, तो वहाँ पर आप इसको रख सकते हैं। देखिए क्या कहा जा रहा है आर्टिकल में ये जान लेते हैं। तो आपको मालूम है कि अभी बहुत सारे बदलाव हुए हैं, खास करके एग्रीकल्चर के फील्ड में रिफॉर्म हुए हैं। 3 बड़े बड़े रिफॉर्म जो आपको याद होंगे। पहला क्या है, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में बदलाव, अमेंडमेंट किया गया है। दूसरा है APMC में जो मंडी में जाना कंपलसरी था उसको अब ख़त्म कर दिया गया है कि मंडी के बाहर या फिर फार्म गेट पर भी बेच सकते हैं जो किसान हैं वो अपना सामान। और तीसरा बड़ा बदलाव है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लीगलाइज किया गया है। ओके नाउ ये जो बदलाव है ये MSP से, ये इस मुद्दे से कैसे जुड़ता है, तो इस मुद्दे से जुड़ने का ये कारण है कि यहाँ पे अब जो आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं या अब जो बातें हो रही रिसर्चर्स के द्वारा, वो क्या कहा जा रहा है कि
ये जो बदलाव है ये किसानों के लिए तो है ही, लेकिन ये ट्रेडर्स को भी मौका दे रहे हैं। और कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं जो एंटी इस पॉलिसी के हैं, वो कहते हैं कि ट्रेडर्स को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी इससे और किसानों का एक्सप्लॉयटेशन होने लग जाएगा। ठीक है, अब दूसरा एंगल क्या है? दूसरा एंगल ये है कि अगर ये सरकार इस तरीके से बदलाव कर रही है तो हो सकता है आगे चल करके वो एमएसपी को ख़त्म कर देगी, क्योंकि प्राइवेट पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, स्टॉक पाइलिंग बढ़ रही है, स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ाया जाएगा, तो हो सकता है कि एमएसपी को ख़त्म कर दिया जाएगा। तो ये एक अजम्पशन है, सरकार ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है, ध्यान दीजिएगा। ऐसा कुछ नहीं कहा है कि एमएसपी खत्म हो गया है, एमएसपी लागू नहीं होगा, ऐसा कुछ स्टेटमेंट नहीं दिया गया है, बल्कि ये कहा गया है कि एमएसपी लागू है। बट मुद्दा क्या है यहाँ पे? मुद्दा ये है कि देखिए, पंजाब में सबसे ज़्यादा एमएसपी पर सामान को खरीदा जाता है, कमोडिटी को, जो वीट है, राइस है, उसको ज़्यादा अमाउंट में ख़रीदा जाता है। एमएसपी आपको मालूम है ना, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, जिसमें कि सरकार ये कहती है कि हम इस मिनिमम कॉस्ट पर आपका जो सामान है, जिस भी प्रोड्यूस पर एमएसपी जारी किया गया है, वो हम खरीदेंगे। ठीक है, और आप चाहो तो इससे अधिक दाम पर मार्केट में बेचो, इससे कम दाम पर आपको नहीं बेचना है, बिकॉज हम इतने कॉस्ट पर आपका सामान खरीद लेंगे। नाउ द थिंग इज़ कि पंजाब में तो इसमें एक भारी संख्या में इसको सरकार खरीदती है, लेकिन बाकी जगह पर ऐसा नहीं होता है। तो अगर ऐसा हुआ कि एमएसपी में कोई भी बदलाव होता है, मान लीजिए कि एमएसपी को कुछ कुछ प्रोड्यूसर से हटा दिया जाता है, या फिर उसमें कोई लिमिट लगा दिया जाता है कि हम इतना ही आपका प्रोड्यूस खरीदेंगे, इतने ही ज़मीन पे उगने वाले सामान को हम खरीदेंगे, या इतने ही क्वांटिटी तक की चीज़ों को खरीदेंगे, तो फिर यहाँ अब किसान को इससे नुकसान हो सकता है। और पंजाब में इसी के लिए इतना ज़्यादा बवाल मचा हुआ है। पंजाब में जो लोग हैं, जो किसान हैं, उनका ये कहना है कि ये एंटी फार्मर जो बिल है वो है, और इससे उनका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। यहीं पर एक बात और याद रखिएगा, शांता कुमार कमेटी बनी थी। शांता कुमार कमेटी ने रिकमेंड किया था कि किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र किया जाना चाहिए, कैश ट्रांसफ़र किया जाना चाहिए, बशर्ते कि ये जो आप एमएसपी वगैरह देते हैं या फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में इतना सारा स्टॉक जमा करते हैं, इससे अच्छा तो ये है कि आप किसानों को सीधा कैश ट्रांसफ़र कीजिए, और इससे उनका ज़्यादा फ़ायदा होगा, और एमएसपी को हटा दीजिए। फिर जो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट है, सीएसीपी, उन्होंने भी रिकमेंड किया था कि ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट ऑफ जो फूड ग्रेन है उसको रिव्यू किया जाना चाहिए। फिर आरबीआई का भी यही मानना है कि किसानों की जो प्रॉब्लम्स है वो उसका सोल्यूशन एमएसपी नहीं है। तो अब ये तीन जगह पे से आप जब आंसर राइटिंग करें तो उसको लिख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर एमएसपी को रिव्यू करने की या फिर एमएसपी की जगह पे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र करने की बात कही गई है। और इस चीज़ को ही ध्यान में रखते हुए अब गवर्नमेंट ने कुछ बदलाव किया है, और जो नया फार्म बिल पास किया गया है उसको इसी के तर्ज पर देखा जा रहा है। ओके, कि जो एमएसपी दिया जाता है प्रोक्योरमेंट्स पर, उसको बैलेंस किया जाएगा, उसको रिव्यू किया जाएगा, बिकॉज ये बहुत एविटेबल नहीं है, इट इज़ काइंड ऑफ इनएविटेबल एंड द ग्रास्प ऑफ द फार्मर्स रिसेंटमेंट। अब देखिए, यहाँ पे जो राइटर हैं वो इसको एनालिसिस करते हैं कि आखिर ये किसानों को इससे क्या परेशानी हो रही है। तो एमएसपी जो पंजाब में एमएसपी दिया जाता है वीट के ऊपर, वो 1925 का है, और पैडी पर 1868 रुपये इस पर लगाया जाता है। लेकिन कुछ जगह पर ये एब्सेंस है, जैसे कि बिहार में ये एब्सेंस है। कुछ जगह पर ये ज़मीन के हिसाब से दिया जाता है कि 5 एकड़ का जो लैंड है उस पर ही उगने वाले प्रोड्यूस को लेती है सरकार, उतना ही लेती है बस। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं कि सारे के सारे अनाज को सरकार ले लेती है, कुछ 10 से 15% तक सरकार खरीदती है। ओके, और इसको कहाँ पे स्टोर करती है? एफसीआई में स्टोर करती है, और फिर उसी अनाज को आगे चल करके जो टीपीडीएस है उसके थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करती है। मिड डे मील हो गया, या जो फूड सिक्योरिटी स्कीम है उसके तहत जो बिलो पॉवर्टी लाइन में लोग आते हैं, अंत्योदय अन्न योजना के तहत लोगों को अनाज देती है। ठीक है, और उसके लिए प्रोक्योर कहाँ से करती है? एमएसपी से खरीदती है किसानों से। नाउ द थिंग इज़, अब ये कहा जा रहा है कि इससे क्या नुकसान आगे हो सकता है अगर सरकार नहीं खरीदती है। पंजाब में सबसे ज़्यादा खरीदा जाता था, 20% पैडी और 25% तक वीट को प्रोक्योर किया जाता था, और ऐसा नहीं किया जाएगा तो इससे 3200 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है आगे चल करके। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट एमएसपी विल कंटिन्यू रेदर देन क्लैरिफाइंग। अब जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिशियल ने ये क्लियर कर दिया है कि एमएसपी को कंटिन्यू किया जाएगा, लेकिन ये क्लियर नहीं किया गया कि क्या जिस तरीके से पहले एमएसपी को कंटिन्यू किया जाता था वैसे ही किया जाएगा,
या दूसरे तरीके से होगा। समझ में आ रहा है? यहाँ पे एक इन्होंने बहुत अच्छा सा कोटेशन भी दिया है कि जिस तरीके से युधिष्ठिर ने युद्ध में, जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो उस समय में जब कहा था कि अश्वत्थामा इज डेड, तो अश्वत्थामा किसकी बात कर रहे थे? वो हाथी की बात कर रहे थे, लेकिन उन्होंने बहुत ही क्लियर नहीं किया था कि वो किसकी बात कर रहे हैं। तो वैसे ही यहाँ पर एमएसपी कंटिन्यू होगा ये तो कहा गया, लेकिन एमएसपी किस तरीके से कंटिन्यू होगा ये क्लियर नहीं किया गया। अब यही कंसर्न है पूरा। अब दूसरी बात क्या है कि अगर मंडी फ़ी को हटा दिया गया, क्योंकि अभी जो बदलाव हुआ है एपीएमसी रिफॉर्म के तहत नए फार्म बिल में जो बदलाव किया गया है, मंडी में नहीं ले जाया जाएगा या बाहर भी बेच सकते हैं किसान। और अब अगर मंडी फ़ी को हटा दिया जाएगा यहाँ पे, तो इससे जो रेवेन्यू लॉस है स्टेट का, अगर मंडी के स्पेस में नहीं खरीदारी होती है और आउटसाइड अगर इसको ख़रीद लिया जाता है, तो उससे 3500 करोड़ रुपए का नुकसान हो जाएगा स्टेट का। तो देखिए, जब आप बात करते हैं पॉलिसीज़ की, तो वहाँ पर निगेटिव पॉइंट्स में आप इसको लिख सकते हैं कि ये जो नए बदलाव हैं सरकार के, उससे स्टेट का रेवेन्यू का भी लॉस हो रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज डू नॉट पे कमीशन टू द अर्थियाज इन द प्राइस सपोर्ट ऑपरेशंस फॉर ऑयल सीड, पर्ल्स, कॉटन। तो अब सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट सिस्टम नहीं देगी गवर्नमेंट, क्योंकि अब गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने किसानों को अपॉर्चुनिटी दे दी, राइट। आप किसी भी दाम पर सामान को बेचो, आप कहीं पर भी बेचो, आपको मंडी जाना कंपलसरी नहीं होगा, एक्स्ट्रा फीस आपको नहीं देने हैं, बिचौलिए से आपको बचना है। फिर आपको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में भी आप किसी का इन्वेस्टमेंट ले सकते हो, आप उनसे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, एग्रीमेंट कर सकते हो और पूरा मुनाफा आप कमा सकते हो, ठीक है। फिर एसेंशियल कमोडिटी एक्ट से बाहर निकाल दिया गया सामानों को। इससे क्या फ़ायदा होगा कि अब वो जब चाहे वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जितने चाहे दाम में वो बेच सकते हैं। तो ये सब ने क्या किया, एक अपॉर्चुनिटी दिया है किसानों को, लेकिन ऑन द अदर हैंड इसका कुछ निगेटिव भी है। और उसी उन्हीं चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है कि जो एम एस स्वामीनाथन के रिकमेंडेशन थे उसके आधार पर अभी भी एमएसपी को नहीं रखा गया और इसको सेपरेटली कैलकुलेट किया जाता है। और इससे अल्टीमेटली जो किसान हैं उनका नुकसान हो सकता है और जो स्टेट गवर्नमेंट है उनका नुकसान हो सकता है। नाउ थ्रेटन टू कॉम्प्लिकेट द प्रोसेस। ओके, अगला आर्टिकल देखते हैं। द वर्चुअल कोर्ट्स कैन नॉट फुली रिप्लेस अ प्रोसेस दैट डिमांड डायरेक्ट ह्यूमन इंटरेक्शन। ये हम बात करेंगे जुडिशरी की, और इसके बारे में कहती हैं जया जेटली जी ने इसको लिखा है, नो सॉफ्टवेयर फॉर जस्टिस। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस लॉ एंड जस्टिस की जो रीसेंट रिपोर्ट है वो रिकमेंड करती है कि पेंडेमिक के ख़त्म होने के बाद भी वर्चुअल कोर्ट को कंटिन्यू किया जाना चाहिए, ठीक है। मतलब कि वर्चुअल कोर्ट को बहुत ज़्यादा फेवर यहाँ पर किया जा रहा है और इसके लिए स्ट्रांगली आवाज़ उठाई जा रही है कि हाँ, वर्चुअल कोर्ट बहुत अच्छा है, क्योंकि जो डिजिटल जस्टिस है वो बहुत ही चीप पड़ रहा है, अभी लोगों को बहुत सस्ता मालूम पड़ रहा है, फास्टर है इन सर्विस। इसके अलावा इकोनॉमिक काफ़ी फ़ायदेमंद है, इकोनॉमिकली भी देखा जाए तो। साथ ही जो वल्नरेबल विटनेस हैं उनको भी सेफ्टी प्रोवाइड करता है। अब कई बार क्या होता है कि जो विटनेसेस होते हैं वो घर से कोर्ट तक पहुंचने के बीच में काफ़ी वल्नरेबल होते हैं। तो जब ये पूरा वर्चुअल सिस्टम चलेगा, डिजिटल टेक्नोलॉजी से चलेगा, तो इससे जो विटनेसेस हैं उनकी सिक्योरिटी को भी यहाँ पे प्रोक्योर किया जा सकता है। साथ में अदर कुछ और फ़ायदे हैं, जैसे कि अफोर्डेबल है, ये सिटीजन फ्रेंडली है और ग्रेटर एक्सेस टू जस्टिस को ऑफ़र करता है। तो ये इसके पॉजिटिव हैं, ये सारे इसके प्रॉज हैं जो आपको ध्यान में रखना है कि डिजिटल जस्टिस में क्या क्या अच्छी बातें हैं। ओके, लेकिन वहीं दिल्ली कोर्ट के कुछ जो कमेंडेबल एडवोकेट्स वगैरह हैं, ग्रुप्स हैं, वो इसको नकारते हैं। वो कहते हैं कि ये बहुत फ़ायदेमंद नहीं होगा आगे चल करके, और जो डिजिटलाइजेशन है इसमें कई सारे लूप होल्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं जिसको कि एड्रेस किया जाना चाहिए। नाउ द थिंग इज़ कि लास्ट जो कुछ वीडियोस हियरिंग हुई हैं वो वीडियो हियरिंग हुई हैं, एंड इसमें आर्ग्यूमेंट्स, वर्डिक्ट सब कुछ ऑनलाइन हुआ था। जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड, आपने सुना ही होगा कि डिले जब होता है जस्टिस तो वो भी एक तरीके से जस्टिस ना मिलना होता है। और इसमें अभी अगर हम
पेंडिंग ऑफ केसेस की बात करते हैं तो कितना है, 3.1 करोड़ केसेस जो हैं वो लोअर कोर्ट में पेंडिंग चल रहे हैं, 44 लाख हाई कोर्ट में पेंडिंग चल रहे हैं, 60,000 केसेस पेंडिंग चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो ये जो फिगर है इसको कम करना बहुत ज़रूरी है। वहीं प्रिजन्स की बात करें तो ओवर कैपेसिटी है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रिजनर्स हैं जिनको कि शक के बिना पे पकड़ा गया और अभी तक उनको कोर्ट में पेश नहीं किया गया है और उनके जस्टिस की कहीं कोई बात ही नहीं हो रही है। इट इज़ होप्ड दैट द वर्चुअल कोर्ट विल रिड्यूस द पेंडेंसी ऑफ द केसेस। अब ये सारी जो चीज़ें हैं ये तो काउंटर हो सकती है ना अगर हम वर्चुअल कोर्ट कर देंगे, तो चूंकि केस पूरा फास्ट लेवल पे आगे बढ़ेगा और ये जो केसेस हैं बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी इसको कम किया जा सकता है ऑन स्मॉल फाइनेंशियल इश्यूज़ लाइक इंश्योरेंस, ट्रैफिक क्लेम, चालान। इसके लिए कोर्ट में क्यों जाए भला कोई? अगर किसी का ट्रैफिक क्लेम है, कोई किसी का चालान कटा है, तो ऑनलाइन वो पेमेंट कर दें, ऑनलाइन बातचीत हो जाए, ऑनलाइन क्लेम को सेटल कर दिया जाए, तो वो ज़्यादा आसान होगा वर्चुअल कोर्ट के थ्रू। बट मेजर पॉलिसी चेंज ऑलवेज हैव अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस। लेकिन ये जब भी कोई बड़ा बदलाव आता है तो वो साथ में अपने साथ एक कॉन्सिक्वेंसेस को भी लेकर के आता है। किस तरीके का कॉन्सिक्वेंसेस? यहाँ पर जो मैटर ऑफ चॉइस है वो थोड़ा सा कंसर्नफुल हो सकता है। वर्चुअल रूट के जरिए अगर हम जाते हैं तो सर्टेन केसेस है कि टैक्स, इंश्योरेंस, corporate matters could move online dispute resolution process through negotiation, arbitration and conciliation। तो अब ये सारे केसेस तो ऑनलाइन में मूव किए जा सकते हैं। लेकिन रिड्यूसिंग पेंडेंसी थ्रू वर्चुअल केसेस विल रिड्यूस ट्रेवल कॉस्ट। लेकिन कुछ और अच्छी बात क्या है कि ये ट्रेवल कॉस्ट को भी कम करेगा। ऑल्दो लॉयर्स आर अनलाइकली टू रिड्यूस देयर फीस when government agencies file cases or appeals, they ignore their cost as they come out of the public exchequer। अब जो गवर्नमेंट केसेस हैं वो तो खैर पब्लिक उस पर खर्चे पर चले जाते हैं, सरकारी खर्चों पर चले जाते हैं, लेकिन जो प्राइवेट लोग हैं या जो लॉयर्स जाते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पे करना पड़ता है, तो इससे ट्रेवल कॉस्ट वगैरह बच जाएगा। जजेस हेजिटेट टू कंपेल देम, रिपीटेड एडजर्नमेंट are shout not just by the accused but the prosecuting agencies who are nonchalant। इसके अलावा इसमें क्या कहा जा रहा है वो देख लेते हैं। Essential technology alone do not improve the system, people do। सिर्फ टेक्नोलॉजी से ही बदलाव नहीं लाए जा सकते हैं। जब तक कि लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लोग अपने अंदर बदलाव नहीं लाएंगे, तब तक इस डिलीवरी सिस्टम को, जो जस्टिस डिलीवरी सर्विसेज को इन्हांस नहीं किया जा सकता है। क्रिएटेड बाय द सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अब ये जो सिस्टम बनाया गया अभी वो तो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के द्वारा बनाया गया है। मैच्ड बाय द लोकल कोर्ट सिस्टम एंड लेवल ऑफ ट्रेनिंग गिवन टू दोज हैंडल दैम इंडियन कोर्ट। अब इसके लिए ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑनलाइन हेजिटेट करते हैं आने से, उनको प्रॉब्लम होती है। जैसे हमने एक बार, आपको याद है हमने आर्टिकल में डिस्कस किया था कि वकील क्या करते हैं, एडवोकेट जो हैं उनका काम ही है दलील देना, राइट। और उनका बॉडी लैंग्वेज, उनका डिस्कशन, डिबेट, ये बहुत मैटर करता है कोर्ट के पव्यू में। लेकिन अगर सब कुछ ऑनलाइन होगा तो वहाँ पर उनका जो वो फ्रीडम है वो हैम्पर होता है। वहीं दूसरी तरफ जजेस जो हैं वो बहुत सारी चीज़ों को नोट नहीं कर पाते हैं। वहीं जजेस को भी कभी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, लाइक हेजिटेशन होता है। बहुत सारे लोग ऑनलाइन बहुत कंफ्यूजिंग, मतलब बहुत कंफर्टेबल नहीं होते हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम उनको यहाँ पर फेस हो सकती है। एंड देर आर ऑडियो फेलियर्स। कई बार क्या होता है, ऑडियो फेलियर हो गया, पता चला आवाज़ ही नहीं आ रही, कनेक्टिविटी नहीं आ रही, रूरल एरिया में नेटवर्क काम नहीं करता, राइट। कुछ लोग जिनके घर में काफ़ी रश हैं उनको अपने कार में बैठ करके और डिस्कशन करना पड़ता है, दलील देनी पड़ती है। तो इस तरीके की इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम आज है, और इंफ्रा को जब तक हम डेवलप नहीं करेंगे, अवेयरनेस नहीं बढ़ाएंगे, एजुकेशन नहीं देंगे इस फील्ड में, तब तक हम इसमें पूरी तरीके से जो हमारा उद्देश्य उसको गेन नहीं कर पाएंगे। फोर्सफुल इंटरवेंशन एंड ऑफन रिपीटेड स्ट्रेसिंग अ पॉइंट रिक्वायर्ड इज इन अ कोर्ट रूम। अब इसके लिए क्या होना चाहिए कि प्रॉपर तरीके से इसका धीरे धीरे डेवलपमेंट होना चाहिए। यहाँ पे जो एबिलिटी है उसके अकॉर्डिंगली इंफ्रा को क्रिएट करने की ज़रूरत है, और जहाँ जहाँ पे डिसेबिलिटी है उसको ठीक किया जाना चाहिए। एंड बहुत ही क्रूशियल मैटर है ये। आप जस्टिस की बात करें, किसी के लाइफ एंड डेथ की बात होती है। डिस्पेंशन ऑफ जस्टिस इज़ अ ह्यूमन एंडेवर मेड ऑफ द लॉ, एथिक्स, मोरालिटी, विजडम एंड कंपैशन। अब देखिए ये एकदम पेपर 4 में आपके बहुत अच्छे से काम आ सकता है, और क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। इस बार एथिक्स में क्वेश्चन आ सकता है कि अगर वर्चुअल जस्टिस को
और बढ़ाया गया तो उसके क्या प्रॉज एंड कॉन्स हो सकते हैं, एथिकल कंसर्न इसके क्या हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है। ओके, तो क्या 5 चीज़ें जो आपको याद रखनी है कि लॉ, जस्टिस का क्या चाहिए मुझे, लॉ, एथिक्स, मोरालिटी, विजडम एंड कंपैशन, इसका एब्सेंस नहीं होना चाहिए। द शॉर्ट चेंज ऑफ रिस्ट्रिक्टिव वर्चुअल सिचुएशन वुड रेंडर द एक्सरसाइज ऑफ जस्टिस ओनली पार्शली सेटिस्फैक्ट्री और इवन डाउन राइट अनजस्ट। तो इसलिए जो इसके कॉन्सिक्वेंसेज है, लूप होल्स, उसको ख़त्म करते हुए प्रॉपर तरीके से चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। कल फिर से मिलते हैं। थैंक्स लॉट। कीप स्टडिंग।